हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. तो देखो इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रगल हर जगह कंटिन्यू चलते आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर दी स्लेव्स who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो देखो अमेरिका के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स। इनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब इनके जो दादा या उससे भी और पुराने लोग जो रहे होंगे, उनको अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना के अफ्रीका से वो अमेरिका उन्हें लेकर गए थे और वो वहाँ पे अपना काम करवाते थे। तो वो वहीं पर बस गए, वहीं पे रहने लग गए और ना जाने कितने सालों से वो लोग वहीं पे रह रहे हैं। और इन लोगों को फिर कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। पर आज भी ये कहते हैं कि इनकी हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। अनइक्वालिटी वहाँ पे देखी जाती है वाइट पर्सनस के बीच में और अफ्रीकन अमेरिकन पर्सनस के बीच में। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. देखो 1950 में एक मूवमेंट भी हुआ था जहाँ पे इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स ने अपने लिए इक्वल राइट्स की डिमांड की थी। पर आज भी इनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पहले से बेटर है हम ये कह सकते हैं, पर वहाँ पे इक्वालिटी पूरी तरह से आ चुकी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। प्रायर टू दिस African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through laws. और 1950s के पहले तो लॉज बनाए हुए थे जो कि डिस्क्रिमिनेट करते थे वाइट पर्सनस के बीच में और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में। तो इस तरीके से लॉ में ही वहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट शामिल था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. तो होता क्या था कि अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, अगर अफ्रीकन अमेरिकन के लिए ये रूल था कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको या तो बस के बिल्कुल पीछे बैठना होगा, या फिर अगर आप किसी सीट पे बैठे हैं और कोई वाइट पर्सन उस सीट पे बैठना चाहता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। Rosa Parks was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. तो रोज़ा पार्क्स एक लेडी हैं जो कि अफ्रीकन अमेरिकन ही थी। ये काफ़ी थकी हुई थी, अपनी सीट पे बैठी हुई थी, तभी उन्हें एक वाइट पर्सन ने अपनी सीट छोड़कर उठने के लिए कहा जिससे वो वहाँ बैठ सके। तो इन्होंने अपनी सीट को छोड़ने से मना कर दिया और ये हुआ था 1 दिसंबर 1955 को। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर treated and which came to be known as the सिविल राइट्स मूवमेंट। तो उस दिन के बाद ही, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही वहाँ पे अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन्स ने डिमांड करी कि हमें भी इक्वल राइट्स दिए जाएं और हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ठीक है, तो ये है सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि रोज़ा पार्क्स के इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुआ था। इसके बाद देखिए, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। तो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया, यानी कि जब ये मूवमेंट हुआ, ऊपर हमने देखा मूवमेंट हुआ, उसके बाद सिविल राइट एक्ट बनाया गया और लॉ में ये कह दिया गया कि अब अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो वाइट पर्सनस हैं या अफ्रीकन अमेरिकन पर्सनस हैं। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो देखो पहले क्या होता था
कि इन अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए एक अलग स्कूल ही बनाए हुए थे और वो सिर्फ उन्हीं में पढ़ सकते थे। पर इस एक्ट के बाद अब वो किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते थे और किसी भी स्कूल में पढ़ सकते थे। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। पर इन प्रोविजंस, ये लॉ तो बना दिए गए, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो गरीब बने हुए हैं। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। तो आज भी अगर हम डिफरेंस देखें तो क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग गरीब हैं तो सिर्फ वो उन्हीं स्कूल्स में जा सकते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड नहीं हैं। और अगर हम देखें वाइट पर्सनस की, तो वाइट स्टूडेंट जाते हैं अच्छे खासे स्कूल्स में जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स भी अच्छे खासे हैं। तो इसलिए जो डिफरेंस है जो वाइट पर्सनस एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच में, वो डिफरेंस आज भी बना हुआ है। हालांकि पहले जैसा डिफरेंस नहीं है, पहले जैसी जो सिचुएशन बहुत ख़राब थी वैसा नहीं है, पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई है इनके लिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस आज भी बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो पहला चैलेंज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो हम देखते हैं किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमी को अगर हम देखें, ध्यान में रखें, तो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी बनी रहती हैं, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती है। एंड सेकेंड है सोशल इनइक्वालिटी, यानी समाज में सोशल लेवल पे हम देखें इनइक्वालिटी होती है, जहाँ पे लोग चाहे किसी का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, इसके बेसिस पे भी लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये दो मेन चैलेंजेस हैं किसी भी डेमोक्रेसी के सामने। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका हम आर्टिकल 15 देखते हैं यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो इसमें आर्टिकल 15 में इन शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या कहा है, कि आप किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे उसका रेस कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, सेक्स कुछ भी हो, या प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि एक लड़का है एक लड़की है तो आप उन दोनों में अलग व्यवहार करेंगे। रिलीजन की बात करें तो एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, एक दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही आप किसी को कहीं जाने से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, चाहे वो पार्क्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कहीं से पानी लेना है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे टेम्पल्स थे, बहुत सारे क्या सभी टेम्पल्स में जाना कुछ लोगों के लिए मना था। कुओं से वो पानी नहीं ले सकते थे, नल पे जाके, हैंडपम्प पे जाके वो पानी नहीं ले सकते थे। जो बस्तियां जहाँ पे लोग रहते थे उन कॉलोनी में ये लोग नहीं रह सकते थे, इनके लिए कहीं बाहर गंदी जगह पे कॉलोनी बनाई जाती थी। तो इस तरीके का कोई भी काम अब नहीं होता है। अब हर जगह, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, वेल्स हैं, हैंडपम्प्स हैं, हर जगह हर एक पर्सन जा सकता है। कोई किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि आप वहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। और अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा होता है और तो जो इंसान ऐसा कर रहा है उसे पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है सजेस्ट सम वेज टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन आ कंट्री। तो हमारी कंट्री में अगर हम चाहते हैं इक्वालिटी हो, हर एक पर्सन इक्वल हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इन इक्वालिटी एक्सप्लेन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके से इक्वालिटी को इंश्योर करता है, यानी इक्वालिटी को बढ़ाने में वो क्या काम करता है ये देखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन यूएस इन 1964। तो यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, ये तीनों क्वेश्चन के चलो अब हम आंसर देखते हैं 1 by 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे
फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि इक्वालिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे। तो पहले बाय गिविंग सेम अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को हम सेम लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अगर हम अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को, तो इससे भी इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में। एंड थर्ड है बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन तक सबकी रीच हो, हर किसी को एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इन सभी स्टेप से हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इक्वालिटी को इंश्योर करता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, देयर आर मैनी आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स इक्वालिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें इक्वालिटी को इंश्योर किया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 में भी इक्वालिटी की बात की गई है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन था कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो आप लिखेंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड इन यूएसए व्हेन एन अफ्रीकन अमेरिकन लेडी रोज़ा पार्क्स रिफ्यूज टू वैकेट हर सीट फॉर वाइट पर्सन। तो जब रोज़ा पार्क्स ने एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से मना कर दिया था, तभी वहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।